अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द मिड डे शो। अब तक की यानी कि 1 बजे तक की ख़बरों और तज्ज़िये और तबसरों के साथ हम हाजिर हैं। अब 1 बजे क्या हुआ, क्या हुआ, वो सब और उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। मैं हूँ आपके साथ लबीबा तैमूर और मेरा साथ दे रहे हैं नन अदर देन राना इसार साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि ये दिन आपके लिए खैर बरकत का बाइस बने। अच्छा सर, अब तो जो कुछ हो चुका है आज तक उसमें समातें हुई हैं कुछ, उनको जल्दी जल्दी से मैं बता दूं। और अपकमिंग भी बहुत हैपनिंग है। आज ये हफ्ता तो बड़ा एग्जैक्टली तहलका खेज दिन का आगाज़ भी हुआ है और आगे गर्मा गर्मी सी भी कैफियत देखने को आज के दिन को मिलेगी नाजरीन। और ये हफ्ता काफ़ी जोशो खरोश से स्टार्ट हुआ है। तो जो मुख्तसर से आपको मैं बताती चलूँ कि जो समातें हुई हैं उनमें से क्या क्या समातें हुई हैं। इमरान खान की मुबैयन बेटी के हवाले से समात हुई है, अली ज़फ़र मिर्ज़ा शफ़ी केस के हवाले से उस पर भी समात हुई है, अली अमीन गंडापुर की जानिब से मुकदमात खारिज करने पर भी समात हो गई है, इदारों को में जो बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम था PTI के शहबाज गिल साहब के ऊपर, उनकी मुकदमा खारिज करने की भी दरख्वास्त हुई है। ये मैंने टोटल आपको बता दिया जो 1 बजे तक अपडेट्स हैं हमारे पास जो हो चुकी हैं। प्लस PTI सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ हमला के मुलजिम राना तनवीर को रिहा करने का भी हुक्म दे दिया है। ये अब तक यानी कि 1 बजे तक ये डेवलपमेंट हो चुकी है। इस पर हम बात करेंगे, इसके बाद जो आगे आने वाले दिन पे जो डेवलपमेंट होगी उस पर बात करेंगे। सर, ढेर सारी समातें हुई आज बड़ा एज यूजुअल इस्लामाबाद जो है वो गर्म है सुबह से, और इतनी समातों के बाद आज वज़ीर दाखिला साहब ने भी इजलास तलब किया हुआ है। अरशद शरीफ शहीद केस के हवाले से तफ्तीशी टीम को बुलाया हुआ है और वो दोनों ने भी पेश होना है आज। आज जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि वज़ीर आज़म ने जो इजलास तलब किया है उसमें जो आर्मी चीफ और नीचे की हिरारकी है। अच्छा नहीं, वो मैंने अपने नाज़रीन को भी बताया नहीं, मैंने सिर्फ बताया कि हमारी ये समात हुई। अगर आप कहते हैं तो मैं वो भी नाज़रीन को साथ शेयर कर दें। नाज़रीन आपको बताती चलूँ कि जो अपकमिंग है बड़ी समझ लें कि बड़ा गर्मा गर्मी वाला माहौल अभी ये होने वाला है, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इजलास बुला लिया गया हुआ है और उस इजलास में पाक फ़ौज में आला अफसरान की तकर्रियों का मामला भी होगा। प्लस इजलास PTI की जानिब से भी बुलाया गया है, क़यादत पूरी को बुलाया गया है और उसके अंदर वो सर जोड़ेंगे, सियासी सूरत हाल के ऊपर उनकी बातचीत होगी, प्लस क्या आगे का लाहे अमल है उस पर बात होगी। और साफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा को FIA की जानिब से यानी कि मुराद सईद और फैसल वाउडा को बुला लिया गया है। चूँकि फैसल वाउडा जो थे वो हर वक्त ये कह रहे थे हमारे पास जो है ना, मेरे पास कुछ ऐसे अहम नाम हैं जो इन सारे मामलात में जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो सर अब हम उस पर बात करते हैं। जो मैं बात कर रहा था कि गुज़िश्ता रात ना इस्लामाबाद में बड़ी तेज़ी थी और PTI और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो राब्ते थे वो भी कंटिन्यूसली जारी थे। सदर साहब जो थे वो भी उन राब्तों का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे, सदर आरिफ अलवी साहब। हाँ, आपने देखा पिछले दिनों काफ़ी वो आना शुरू हो गए, काम शाम करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हो ये रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो है चीज़ें क्लैरिटी की तरफ जा रही हैं। कल इमरान खान साहब का जो ये कहना था ना कि आर्मी चीफ कोई भी आए मुझे कोई एतराज़ नहीं, वो इस बात की अलामत है कि इमरान खान किसी नतीजे पे पहुंच चुके हैं और बल्कि वो जहां पहुंचना चाह रहे थे वहां पहुंच चुके हैं। असल इस बार जो प्रॉब्लम थी वो इमरान खान की नहीं थी इस्टेब्लिशमेंट, इस बार प्रॉब्लम थी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान चीज़ों के को स्ट्रीमलाइन करने के हवाले से। तो मेरी इतलात यही है कि गुज़िश्ता रात तक चीज़ें जो हैं वो ठीक हो गई हैं और आज जो वज़ीर आज़म ने इजलास तलब किया है उसमें बड़े अहम फैसले इसी हवाले से होंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि चीज़ें जो हैं वो कौम के सामने आ जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसमें वो ये एक चीज़ का मैं इजाफा करता चलूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब का जो धरना है अब मैं शायद ना हो सके उससे पहले ही अगर कुछ चीज़ें, क्योंकि मेरी इतलात ये हैं कि मुस्लिम लीग नून और PTI में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती, इलेक्शन की डेट की अनाउंसमेंट और हमारे इस्टेब्लिशमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनके हवाले से 2-3 दिन से बड़ी तेज़ी से बातें जारी थी, मुलाकातें जारी थी
और कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है सियासतदान किसी न किसी नतीजे पे पहुंच चुके हैं और वो अब आने वाले 4-5 दिनों के अंदर आपको नजर आ जाएगा। लगता है सार साहब, क्योंकि आज तो ऑब्वियसली बड़ा जबरदस्त किस्म का जो बुलाया गया इजलास, उसके ऊपर अहम फैसलों का भी इम्कान है कि कहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि नाम वगैरह बता दिए जाएंगे? हो गए। यही वजह है कि वजीर आजम साहब भी अब सामने आ गए, उनका अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। और चूँकि लंदन और लाहौर और इस्लामाबाद ये 3 मरकज़ थे और काफ़ी उसके बाद अब मैं वज़ीर आज़म साहब को भी क्लैरिटी है और वो आप देखिएगा कि आज जो क्या कहते हैं। अच्छा सर, हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, नसीम सदीकी साहब हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार, और शमशाद मांगट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो सर। शमशाद साहब अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है शमशाद मांगट साहब? जी जी राणा साहब आ रही है आवाज। अच्छा नसीम भाई, मैं आपकी तरफ आता हूँ, मैं शमशाद साहब से जरा एक मिनट। शमशाद साहब, क्या इतलात हैं? इस्लामाबाद में सुना है कोई मुज़ाकरात वगैरह भी हुए, चले और मामलात भी कुछ बेहतरी की तरफ गए हैं, क्या इतलात हैं आपके पास? देखिए राणा साहब, मुज़ाकरात तो आपको पता है 1 महीने से यही चल रहा है कि जी आज उसका पलड़ा भारी, आज उसका पलड़ा भारी। अब परसों तक यहाँ इस्लामाबाद में फ्रॉम हॉर्सेस माउथ ये इतला थी कि जनरल साहिर शमशाद साहब या जनरल अजहर अब्बास साहब में से कोई एक आर्मी चीफ होंगे। लेकिन गुज़िश्ता आज जो डेवलपमेंट हुई है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो सीनियर मोस्ट है इस वक्त जनाब आसिम मुनीर साहब के, उन्हीं का नाम फाइनल है। लेकिन चूंकि लम्हा यहाँ पे तब्दीली आ रही है तो आज सुबह तक तो यही था। अच्छा शमशाद, आपकी बात काट रहा हूँ, ये बताएं कि इमरान खान का इत्मीनान की वजह क्या है? वो कहते हैं जी कोई भी आए, कहाँ इमरान खान तो किसी बात के ऊपर मुतफिक ही नहीं होते। इमरान खान साहब के जो इत्मीनान की वजह है, मैं आपको बताऊं कि परसों तक जो यहाँ पे डेवलपमेंट थी कि ये कहा जा रहा था, बल्कि ज़बान ज़द-ए-आम हो गया था कि जनरल ताहिर शमशाद साहब या जनरल अजहर अब्बास साहब में से कोई एक आर्मी चीफ होंगे। और इन दोनों में से अगर कोई आर्मी चीफ होते हैं तो ये एक तासर है कि जी इमरान साहब के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि अगर जनरल आसिम मुनीर साहब भी आर्मी चीफ होते हैं तो इमरान खान साहब के लिए क्या प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब जनरल बाजवा साहब को मियां नवाज शरीफ साहब ने तैनात किया था आर्मी चीफ, तो उस वक्त तो किसी सिनेरियो में नहीं थे, अपोजिशन लीडर भी नहीं थे इमरान खान साहब। लेकिन बाद में किस तरीके से सूरत हाल बदली थी। ठीक है नसीम सदीकी साहब, टेक्नोक्रेट हुकूमत की भी बाज़गश्त है, इसमें कितनी सच्चाई है? और या ये ऐसे ही बस टेक्नोक्रेट हर बार एक शोशा जरूर उठता है टेक्नोक्रेट हुकूमत का? टेक्नोक्रेट हुकूमत की बात तो है, लेकिन कोई ऐसा मामला यहाँ पे ज़ेरे गौर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के जो मुआशी हालात जा रहे हैं उस वक्त इस वक्त सबकी नज़र है। और बिल्कुल शमशाद साहब ने बिल्कुल सही बात की कि यहाँ पिछले दिनों से काफ़ी अफवाहें भी गर्म थी और कुछ मीटिंग्स बहुत ज़्यादा चल रही थी। उसमें नवाज शरीफ साहब जो है वो एक नाम के ऊपर अड़े हुए थे, और जबकि इमरान खान साहब उसी नाम को लाना नहीं चाह रहे थे आगे। तो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी सीरियसनेस यहाँ पे चल रही है, और मेरे ख्याल से रात गए जाके ये कोई मामला तय हुआ। पहले 6 नाम आने थे, लेकिन अभी जो हमारे ज़राए बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि 5 नाम आगे भेजे गए हैं। तो अब देखते हैं कि एक नाम किसका उसमें से। अच्छा नहीं नसीम साहब, आप ये कहते हैं कि पीटीआई और मुस्लिम लीग नून की इस हवाले से बैकडोर डिप्लोमेसी हुई है और उसके बाद ये नाम सामने आए? नहीं, उनकी बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं हुई। जो भी बैकडोर बात हो रही थी वो जो मुख्तदर हल्के उनके साथ ही हो रही थी, और वही चाह रहे थे कि ये मामला जो है कोई एमिकेबली सॉल्व हो जाए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब एक नाम पे अड़े हुए थे, जबकि 5-6 नाम आगे जाने थे, उसमें से किसी को भी चूज़ किया जा सकता है। और इमरान खान साहब भी कहते हैं कि इनके अलावा आप किसी को बना दें। अब देखें रात गए क्या मामला तय पाए हैं कि सुबह ये खबर आ गई है कि समरी मूव भी होगी, तो लग रहा है कि कोई एमिकेबली इन लोगों के दरमियान मामला तय पा गया है। और बिल्कुल इलेक्शन के मामले पे भी बातचीत चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान की जो मईशत है वो दिन ब दिन बदतरीन होती चली जा रही है, और इसका हल यही नज़र आ रहा है कि इलेक्शन अनाउंस किए जाए ताकि अनसर्टिनिटी और जो स्टेबिलिटी मुल्क की है वो वापस आए, और उसके बाद जो है हालात को संभाला जाए। ठीक है शमशाद मांगट, जो फैज़ाबाद का धरना है आप समझते हैं कि वो हो पाएगा अगर ये तकर्रुरियाँ हो जाती हैं और जो मामलात आपस में चल रहे हैं वो तय हो जाते, तो फिर इसकी गुंजाइश तो नहीं रहती ना? देखिए राणा साहब, जो फैजाबाद का धरना है ना, उससे पहले भी कई मुकाम है। ये फैजाबाद टी चौक से रावलपिंडी की तरफ से, सवां पुल की तरफ से होता हुआ ये धरना आएगा, सदर की तरफ से
फिर ये बाद में आएगा फैजाबाद की तरफ। फैजाबाद तक जब ये पहुंचेंगे उस वक्त तक पुलों के नीचे से काफी पानी बह चुका होगा और क्या हो चुका होगा कि इमरान खान साहब ने पिंडी में ठहरना है या फैजाबाद आना है। क्योंकि फैजाबाद के ऊपर तो अभी तक ये तनाजा है कि इस्लामाबाद की जिली इंतजामिया कहती है कि अगर आप फैजाबाद पे आगे धरना देंगे तो रावलपिंडी इस्लामाबाद के दोनों तरफ की जो आवाम है वो मफलूज हो जाएगी। आपको याद है ना कि TLP का जो धरना था वो इसी वजह से तो ज्यादा मकबूल हुआ था या मौसर हुआ था कि फैजाबाद का धरना सारे मुल्क को मफलूज कर देता है। लेकिन फैजाबाद बड़ी देर में आएगा, लेकिन उससे पहले फैज के कई कमालात जरूर सामने आएंगे। ये जो आपने कही ये बात कि उससे पहले पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर गया होगा, नसीम सदीकी साहब ये क्या कौन सा पानी है? को उम्मीद है कि फ्लो में ही रहेगा पानी? नहीं, देखिए फ्लो में आना पड़ेगा क्योंकि जो मुल्क की इस वक्त सूरत हाल है उसके ऊपर भी जो नए आर्मी चीफ आएंगे वो चाहेंगे कि सियासी जो है यहाँ पे स्टेबिलिटी वो मुल्क में बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपना टेन्योर बड़े सुकून के साथ गुजार सके या आर्मी के जो मामलात हैं उनकी तरफ ज़्यादा कंसंट्रेशन हो सके। तो मेरे ख्याल से पहले जब आर्मी चीफ का मामला हल हो जाएगा 29 से पहले हल होता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसके बाद इस तरफ जाया जाएगा कि जल्द इलेक्शन के ऐलान कर दिया जाए। 2 कदम PTI पीछे हटे, 2 कदम PDM पीछे हटे, अगर जल्द नहीं कराते तो कम से कम मार्च अप्रैल मई तक करा दें ना उनकी बात के सितंबर। ठीक है मांगर साहब, ये नसीम सदीकी साहब जो कह रहे हैं कि 2 कदम PTI पीछे हटे, 2 कदम मुस्लिम लीग नून, तो इसका जामिन कौन है ये सारी गेम का? देखें राना साहब, ये आपकी मेरी नसीम सदीकी साहब की तो सोच है, बल्कि पूरी कौम भी चाहती है कि एमिकेबली मामला हल हो। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बता दूं बतौर जर्नलिस्ट कि अभी इसमें शदीद झटके लगेंगे, आफ्टर शॉक्स आएंगे। उसकी वजह क्या है कि ऐवान सदर जो है उसका एक बड़ा अहम रोल है। वो सुप्रीम कमांडर वहां पे बैठे हुए हैं, वो जमहूरियत के भी सुप्रीम कमांडर हैं और मुसल्लह अफवाज के भी सुप्रीम कमांडर हैं। बिलावल साहब क्यों कहते हैं कि अगर ऐवान सदर से कुछ हुआ तो उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा? उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनको डर है जो समझी जाएगी कि ऐवान सदर किसी और के नाम पे सिग्नेचर ना कर दें। अब भले सिग्नेचर वो किसी नाम पे कर दें तो एक पंडोरा बॉक्स तो खुल जाएगा, आईनी और कानूनी मामला तो एक नए सिरे से शुरू हो जाएगा। लेकिन शमशाद मांगड़ तो सदर तो पाबंद है वजीर आजम की एडवाइस को आगे बढ़ाने में, और उन्होंने कहा भी है क्या इनके मुताबिक जो वजीर आजम एडवाइस करेंगे मैं उसको इंडोर्स करूंगा। मेरा ख्याल है कि जनाब सदर के कहने के बाद फिर PDM को तो तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होने चाहिए थे और खास तौर पे पीपल्स पार्टी को तो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने ज्यादा बेइत्मीनानी का इजहार किया है। और दूसरी तरफ आप देखें ना कि अगर पीपल्स पार्टी बेचैनी का इजहार कर रही है तो इत्मीनान का इजहार तो इमरान खान साहब भी नहीं कर रहे। एक तरफ वो कहते हैं इमरान खान साहब के उनका कोई आर्मी चीफ की तकर्री से कोई उनको गर्ज नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वो फिर कहते हैं कि एक बाहर बैठा हुआ शख्स हमारे आर्मी चीफ की तकर्री के फैसले कर रहा है। फिर आगे बढ़ के वो 26 नवंबर का धरने का ऐलान भी करते हैं। अब 26 नवंबर का जो धरना है उसका आखिर मकसद क्या है? अगर एमिकेबली चीजें तय हो गई हैं तो फिर रावलपिंडी बरास्ता रावलपिंडी आने का मकसद क्या है? इसलिए इसके पीछे काफी चीजें हैं जो ऐसा ऐसा आपके सामने आएंगी। ठीक है, मैं आपको बात बताऊं। देखिए हम बात तो ये करते हैं कि एक दूसरे को बर्दाश्त किया जाए, सियासतदान भी यही कहते हैं। इमरान खान के ऊपर भी ये कहा जाता है कि जी वो नहीं किसी की सुनते, हो कहते मैं नहीं बैठता। लेकिन बिलावल साहब जैसे लेवल के ऊपर ऐवान सदर और सदर मुमलिकत के लिए कहना कि फिर नताइज भुगतेंगे, ये मैं नहीं समझता कि कोई अच्छी बात है। जो अगर आप ये समझते हैं कि सियासत में और जमहूरियत में जिन जिन को जो मुकाम है उसे तस्लीम किया जाए तो फिर ये सबको इसके ऊपर अमल करना चाहिए। अब वो जो धमकी थी नसीम सदीकी साहब, बिलावल साहब ने जो दी, शमशाद मांगड़ ने उस पर इशारा भी कर दिया, तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है ऐवान सदर से इस समरी के हवाले से? मेरी इतलात तो ये हैं कि इसाक डार साहब से मुलाकात में सदर मुमलिकत ने यही कहा कि जो आइन के मुताबिक होगा मैं करूंगा, जो समरी आएगी मैं जैसे एक प्रेसिडेंट उस समरी के साथ करता मैं उसका करूंगा। और आज शाह महमूद कुरैशी का भी जो बयान है वो यही है कि सदर साहब जो हैं जो समरी आएगी, एडवाइस आएगी, उसके मुताबिक काम करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी तुफले मकतब है अभी सियासत में, वो अपने से बड़ा बयान दे जाते हैं। हमारी भी इतलात यही है कि जो भी आर्मी चीफ की समरी प्राइम मिनिस्टर हाउस से प्रेसिडेंट हाउस जाएगी वो सिर्फ उनकी सिफारिशात भेजी जाती है, उन्होंने सिर्फ उसके ऊपर सिग्नेचर करने होते हैं, इट्स लाइक पोस्ट ऑफिस, तो वो बिल्कुल उसके ऊपर साइन करके वापस भिजवा देंगे। कोई ऐसी इतला नहीं है कि वहाँ पे रोक ली जाएगी या कोई एतराज़ लगा के वापस भेजा जाएगा। दूसरी बात एक और भी जो है वो मिसकंसेप्शन
फैलाया जा रहा है कि ये पिंडी ही क्यों आ रहे हैं, और पिंडी के रास्ते पिंडी इस वजह से आ रहे हैं कि पंजाब में उनकी हुकूमत है और पिंडी आखिरी शहर है जहाँ पे वो आके बैठेंगे तो उनको कम से कम पुलिस प्रोटेक्शन और इंतजामिया की तरफ से ज़्यादा तंग नहीं किया जाएगा। तो ये बात है। दूसरी कोई उसमें बात शामिल कि उन्होंने आके कोई GHQ ब्लॉक नहीं करना है। फैज़ाबाद भी है, लियाकत बाग भी है जहाँ पे बहुत बहुत बड़े जलसे भी हुए हैं और धरने भी दिए गए हैं। लेकिन ये है कि मामला कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और हो सकता है आने वाले 2-3 दिनों में काफ़ी डेवलपमेंट्स हो जाए। कसाना साहब ठीक है। शमशाद मांगड़, जो अभी जैसे नसीम साहब ने कहा है कि पिंडी का कई सिंबॉलिक कुछ इस तरह का नहीं है जैसे एक तासुर लिया जा रहा है, परसेप्शन बन रही है। पिंडी की वजह यह कि चूंकि पंजाब हुकूमत का हिस्सा है जरा फैसिलिटेट कर लेंगे, लेकिन बार बार पिंडी को क्यों वो किया जा रहा है, पिंडी पिंडी लफ्ज क्यों इस्तेमाल होता है? क्या मतलब इसके पीछे कोई सियासी एक बैकग्राउंडर है? मैं जाती तौर पे राणा साहब ये समझता हूँ कि ये हमारी तारीख का पहला लॉन्ग मार्च है जिसको एस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती हासिल नहीं है। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब ने 126 दिन का धरना दिया था, वो उन्होंने वादा किया था कि वो अपारा चौक तक महदूद रहेंगे, लेकिन फिर वो डी चौक में जाके ठहरे थे। हालांकि यहाँ पे हुकूमत जो है मुस्लिम लीग नून की थी, पंजाब में भी थी, लेकिन उनका क्याम हुआ था फिर डी चौक में जाके। लेकिन अब चूंकि वो पिंडी के रास्ते, चूंकि इमरान खान साहब ने 3.5 साल में क्या कहते हैं वो कंटेनर में खड़े होके, वो कहते हैं इख्तियार तो कहीं और है। अब उनको पता है इख्तियार तो पिंडी में है, पिंडी का वो सारा जादू नगरी जो है वो समझ गए हैं, इसलिए वो पिंडी की तरफ आना चाहते हैं। बेशक वो GHQ के सामने न जाए, बेशक कहीं किसी बड़ी उस इमारत के सामने न जाए, बेशक वो लियाकत बाग में जाके बैठ जाए, लेकिन पिंडी को एक वो उसको एक उसके इशारे के तौर पे इस्तेमाल तो कर रहे हैं कि रास्ता। नसीम सिद्दीकी साहब, आज अरशद शरीफ शहीद केस के हवाले से फैसल वाउडा को और मुराद सईद को तलब किया है FIA की जानिब और से। कल ये बरतानिया के अंदर एक साहब ने दावा किया कि जी उनके पास सबूत हैं और वो मुस्लिम लीग नून के जो हैं तर्जुमान हैं, जबकि फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने उसकी तरदीद की कि इनका कोई ताल्लुक नहीं है। आप समझते हैं कि अरशद शरीफ केस जो है वो किसी बनने लग सकेगा? और उन्होंने जुल्फी बुखारी के साथ तस्वीरें भी दिखाई हैं। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता किसी बनने लग सकेगा। पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं और उनका कोई सिरा आज तक हाथ नहीं आया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को कत्ल किया गया, लियाकत अली ख़ान का वाक़या, सुलेमान तलब, बेशुमार वाक़यात इस किस्म के। अच्छा, ये मैं आपको लंदन वाली जो है वो बात बता दूँ, क्योंकि मैं ख़ुद लंदन तकरीबन 18-20 साल रहा हूँ और मैं इस शख्स को बड़ी अच्छी तरह जाता हूँ। इसको उर्फ़ आम पे जो है वो चीम शाह कहा जाता है और इसका कोई मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ नहीं है वहाँ पे, क्योंकि लंदन में जो मेन करता धरता है अगर मुस्लिम लीग के कोई कारकुनान तो उसमें ज़ुबैर गुल है, एजाज गुल है, नासिर भट्ट है, राशिद नसरुल्लाह है। ये वो लोग हैं जो वहाँ पे आके फ़ोटो सेशन करवाते हैं। इनको आप फ़ोटो माफिया भी कह सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि बिल्कुल भी कभी नवाज शरीफ साहब ने उनको बुला के ऐसी बात की होगी। ये सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए और अरशद शरीफ के कत्ल को डिस्टॉर्ट करने के लिए ये बात की गई। और दूसरा जो फैसल वाउडा और मुराद सईद को बुलाया गया, मुझे समझ नहीं आती कि जो हमारी एजेंसीज़ हैं किस तरह काम करती हैं। पहले तो ये चेक करें कि 26 जगह जो है FIR काटी गई थी अरशद शरीफ को, उसको किन लोगों ने काटी थी, किन इलाकों में काटी गई थी, और उनकी वालदा से पूछें बुला के या उनके पास जाके उनकी बेगम से पूछें कि अरशद शरीफ क्या बताते थे, क्या थ्रेट्स। अगर फैसल वाडा ने आके, आपको पता है जज्बाती से आदमी है, TV पे आके बयान दे दिया, तो हमारी एजेंसियाँ इतनी भोली हैं कि उन्होंने उनको बुला लिया कि आए जी आप बयान दें। मुराद सईद भी आपको पता है कि अपना बहुत अच्छी तकरीर करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से मामले को बिगाड़ने की तरफ है, इससे कोई हासिल वसूल होने वाला नहीं। मैंने ब्रेक लेना है, बस एक आपसे मैंने सवाल करके फिर ब्रेक की तरफ जाएंगे कि बरतानिया में क्या इतना आसान है किसी के ऊपर इस तरह इल्ज़ामात लगा देना? क्या पाकिस्तान जैसे ही मामला है वहाँ के जो मर्जी मैं ये आपसे भी जानना चाह रही थी, ठीक है ना, मैं यही कहना चाह रही थी कितने आराम से कोई कह ले। पुलिस को भी आगाह किया। एग्जैक्टली। राणा साहब, अगर आप देखें कि हमारी जो सियासत है वो लंदन प्लान से बड़ी जुड़ी होती है। ये जो कल शीम शाह का जो बयान आया, शीम शाह को मैं भी जानता हूँ। ये इन्होंने यहाँ पे पंचायत पे फायरिंग की थी गुजरात में, मदीना जो गांव है वहां पे 42 लोग जो है उस फायरिंग में, दो तरफा फायरिंग में 42 लोग मारे गए थे। तो उस वक्त से ये इश्तिहारी है, बाहरी है। लेकिन ये एक जिसने भी ये स्क्रिप्ट लिखा ना शीम शाह वाला, उसमें वो भूल गए कि जिसको वो स्पोक्समैन कह रहे हैं, स्पोक्समैन तो दिन में 2 दफा आता है टीवी पे, और जितनी आजकल खिचड़ी बनी हुई है ये तो कहीं भी नजर नहीं आ रहे। टीवी पे आए, कोई नहीं आए। और दूसरा ये शीम शाह वाला जो करेक्टर है ना, ये जस्ट लाइक वो सही, बिल्कुल ठीक है कैरेक्टर था।
आपने खुर्रम रोकनी को देखा कि इमरान खान साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं, जलसों में खड़े हुए हैं, फिर उनको एक टीवी चैनल पे बिठाया गया, प्रोपेगेंडा किया गया। तो बिल्कुल शीमशाह और खुर्रम रोकड़ी को आप बराबर बिठा के देखेंगे ना, दोनों एक दूसरे की काट नजर आएंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया शमशाद, बहुत बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे, शमशाद मांगट हमारे साथ मौजूद थे। मुझे समझ नहीं आई है सर, मतलब लाइक इतना आराम से एक दूसरे के ऊपर बयान मतलब लाइक लगाना कितना आसान है। ये जो हमारा एक तासुर है ना कि बरतानिया यूरोप में बड़ा अदालती निज़ाम जो है वो है, एक बंदा जिसके जो पाकिस्तान को मतलूब है, यही जिसकी बात हो रही है, ठीक है। अभी शमशाद मांगट ने कहा FIR में नाम दर्ज है, ठीक है, तो वो बरतानिया में मौजे कर रहे हैं, MQM के कायद मौजे कर रहे हैं, ठीक है। जो बंदा यहाँ पे अगर कोई बरतानिया के खिलाफ कोई लफ्ज बंदा बोल दे तो होता ये है कि जनाब बरतानिया अमेरिका तो उठा के ले जाते हैं बंदों को। चाहिए अपने मुल्क के खिलाफ कोई बात करे और उसको इस तरह ही होना चाहिए। और आलम ये है कि वहां बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें होती हैं, जोड़ तोड़ होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, वो बरतानिया देखता है। बस यही बात है सर। आपने मौजें करनी है, जाना है, ब्रेक लो, वो एक चलो कम ही। हाँ चल। यहाँ नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। अब तक हमने आपसे जिक्र किया कि क्या हो चुका है और क्या क्या हुआ है 1 बजे तक, और अब आगे आने वाले दिन में जो होने जा रहा है उस पर हम जिक्र करेंगे, चूँकि आज अहम इजलास बुलाया गया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से और हम तकरीरों के हवाले से बातचीत होगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आलिया हमज़ा मलिक PP रहनुमा हैं और PTI रहनुमा है माजरत के साथ, और कमर ज़मान कायरा हैं PPP के साथ। तो सर जी आज क्योंकि अहम इजलास हो रहा है तो मैं जानना चाह रही थी PPP का क्या हिस्सा है, हम ये जानते हैं। ठीक है, कायरा साहब से मेरा पहले करते हैं, फिर आलिया साहिबा की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं पहले तो जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बड़ी डिस्कस हो रही है, बिलावल साहब ने जो सदर साहब के हवाले से कहा, क्या वो सियाको सबाक से हटके उसे लिए जा रहे हैं कि असल क्या बात थी? तो देखिए, सदर साहब ने माजी में भी अपने ओहदे ख्याल नहीं रखा। जिस तरह उनसे तवक्को की जाती है, जब असेंबली रेजोल्यूशन का वक्त आया या उन्होंने गवर्नर से जो सूरत हाल रही, जब इस गवर्नमेंट के खिलाफ अदम एतमाद हुआ, तो इन सारी सूरत हाल के अंदर सदर साहब का जो किरदार रहा, फिर कई लेजिस्लेशन जैसी हुई जिसको उन्होंने रोके रखा, तो जॉइंट सिटिंग में ले जानी पड़ी। तो एक अमकानी सूरत हाल के ऊपर बात करते हुए सवाल का जवाब आया। सवाल वहाँ पे दिया तो खान साहब ने ऐसा किया, तो फिर तो उसके जवाब पे उन्होंने कह दिया। तो एक होता है किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपना लुब्बे लबाब बयान करना, दूसरा होता है एक मफरूजात कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा। बिल्कुल ठीक है, सवाल के जवाब पे कहा गया, तो मेरा ख्याल है इसको इतने ही रंग में लेना चाहिए। ठीक है, आलिया हमजा साहिबा, जो कायरा साहब कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उनका मकसद जो था वो क्लियर था कि वो इस तरह की कोई धमकी आमेज लहजा नहीं था कि जी नताइज भुगतने होंगे, लेकिन इस लेवल के ऊपर, चाहे वो इमरान खान हो, बिलावल हो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ हो, इस लेवल के ऊपर इस तरह के जुमले, पहली फिजा बड़ी ख़राब है, तो मेरा ख्याल एहतियात ही बेहतर होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, असल में मसला ये तो है ही नहीं। मसला तो ये है कि जब आपने सारी जिंदगी कोई काम ना किया हो, एक पर्ची पर आप चेयरमैन बन जाए और बाद में इत्तेहादी जमात के चेयरमैन होने के लिहाज से आपको इंटर्नशिप के ऊपर वजीर खारजा बना दिया जाए, तो उन्हें वाकई छोटे बड़े की तमीज नहीं होगी और ना ही ओहदे का लिहाज होगा। और अगर लेकिन कायरा साहब कह रहे हैं कि उनका मकसद ये नहीं था। जी आलिया साहिबा। मैम आप कंटिन्यू करें। आवाज नहीं आ रही, मेरे ख्याल से उनका आवाज हमें नहीं आ रही, कहीं राब्ते में कुछ थोड़ा सा आलिया साहिबा आवाज आ रही है? आलिया साहिबा आवाज आ रही है आपको? कायरा साहब, आज सुना है वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े अहम फैसले होने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी आर्मी चीफ की तकर्रुरी के हवाले से अपनी तमाम तर जो उनकी सिफारिशात हैं वो दे चुकी है, और आप सब PTI, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अब तय कर चुके हैं कि क्या होगा और क्या करने जा रहे हैं वो लोग। कायरा साहब आवाज आ रही है मेरी?
मेरे ख्याल से टेक्निकल वजूहात की वजह से आवाज़ थोड़ी सी डिस्टॉर्ट कर रही थी, तो जैसे ही दोबारा से हम लोगों का राब्ता बहाल होगा तो उनसे ज़रूर जानेंगे। सर मुझे लगता है कि अब एक पेज पर वो लोग आ गए हैं, इसीलिए ये अहम इजलास भी हो रहा है और आज मेरे ख्याल से नाम जो है ना, नाम भी बता दिए जाएंगे। आसिफ अली जरदारी 3-4 दिन पहले इस्लामाबाद पहुँचे थे जी। और कहा यह जा रहा था कि जरदारी साहब और मियाँ साहब के दरमियान मुसलसल बातचीत और गुफ्तगू जारी है, और उसके बाद 3-4 दिन के डिबेट के बाद वो एक पीपल्स पार्टी ने अपना नाम दे दिया और ऑलमोस्ट मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक ही पेज पे है। लेकिन मेरी जो बात है ना वो ये है विभा कि हम ये कहते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है ये हमेशा सियासत में मुदाखलत करती है, लेकिन कोई ये सवाल नहीं करता सियासतदानों से कि जब आप आर्मी चीफ की तकर्रुरी सियासी बुनियादों पे करेंगे तो फिर आप कैसे ये तवक्को रखते हैं कि आप वो कर सकें। मेरा ख्याल, मेरी राय ये है कि हर इदारे का एक है सिस्टम होता है, हमें उस सिस्टम को फॉलो करना चाहिए बजाय अपनी पसंद नापसंद के लिए। आपको खौफ किस चीज का, एक मिनट, आपको खौफ किस बात का है कि आपने इलेक्शन कमिश्नर बनाना है तो पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई एक दूसरे के साथ के नहीं ये हो नहीं ये हो, आपको ऐसा खौफ क्या होता है? आपने कोई बेईमानी करानी होती है इसलिए अपनी पसंद का बंदा बिठाते हैं आप। चीफ जस्टिस की तकर्रुरी हो उसमें भी आपके यही मसाइल चल रहे होते हैं। एहसास साहब ऐसा नहीं होता कि आपकी हायरार्की के ऊपर जो होता है उसके ऊपर ही आपको आना चाहिए, जिसकी बारी है उसको लगना चाहिए, ऐसा नहीं? आलिया साहिबा महल है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। आलिया साहिबा आवाज आ रही है मेरी आपको? जी मुझे क्लियर आ रही है, मुझे पहले भी आपकी आवाज तो आपकी आवाज हमें नहीं आ रही थी, तो आप कंटिन्यू कीजिए जरा। हाँ जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही थी कि जिनके बारे में बात हो रही थी, अगर उनके सर से जरदारी साहब का और भुट्टो साहब का लेबल हट जाए तो उनकी अपनी तो कोई भी हैसियत नहीं है। अवाम के टैक्स पेयर के ऊपर वो इस वक्त इंटर्नशिप कर रहे हैं और इस तरह से सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान को जिस तरह से वो धमकियां लगा रहे हैं। पहले कुछ दिन पहले उन्होंने एक आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर जनरल्स को धमकियां लगाई थी और उनको डफर कहा था। अगले दिन उन्होंने माफी मांगी थी। अभी तक तो हमें कोई माफी बिलावल जरदारी साहब की तरफ से सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान के लिए नहीं नजर आई है। दूसरी चीज, ये जो आप अहम तकर्री की बात करें तो आप कल रात से जो पाकिस्तान के अंदर तमाशा लगा हुआ है वो भी आपके सामने ही है, या हम तो नहीं कह रहे, जो हो रहा है। हमने FIR में 3 नामों का कहा था, चौथा नाम भी हम तस्नीम हैदर के कहने के ऊपर शामिल कर सकते हैं, लेकिन पहले 3 नाम तो FIR के अंदर हों और तस्नीम हैदर ने जो भी एलिगेशन लगाई है उन एलिगेशन की जांच पड़ताल होनी चाहिए। क्योंकि हमने तो देखा है कई नवीद जैसा तोता फर बोलना शुरू कर देता है, कई फैसल वाडा साहब आ जाते हैं, कई रोकड़ी साहब आ जाते हैं। तो ये सारे तोते हैं जो जिनको जो सब पता है कि इस वक्त कौन सी गेम्स चल रही हैं और किस। ठीक है आलिया साहिबा, सामने लाया जाए। ये बताइएगा कि फैजाबाद में जो धरना है, अगर इमरान खान साहब के जो पत्ते हैं जो उन्होंने हाथ में पकड़ रखे हैं, उनमें कहीं ये भी है कि ये फैजाबाद का धरना लंबा भी हो सकता है। बज़ाहिर तो इमरान खान ऐसे लगते हैं कि ठंडे हो गए, उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ जो भी है मुझे मंजूर है, बाकी चीज़ें भी। तो क्या ये फैजाबाद वाला जो मामला है ये लंबा हो सकता है माजी की तरह? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जिन लोगों को ये लग रहा था ना कि खान साहब आर्मी चीफ की तकर्री के लिए लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं, तो शायद मेरा ये ख्याल है कि अगर हमने ये लॉन्ग मार्च लाना होता तो हमें फैजाबाद तकरीबन कोई 17 से 20-21 के दरमियान पहुंचना था। और जैसे अभी खबरें आ रही हैं कि समरी ऑलरेडी वजीर आजम हाउस पहुंच चुकी है, तो हमें अगर कोई प्रेशर डेवलप करना होता तो हम तब करते। अब ये जो सारी बातें हैं ये तो वही सारे इनके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है कि पहले जो ये कहते थे कि जी हम समरी रुकवाने आ रहे हैं या हम अपनी पसंद का आर्मी चीफ लगाने आ रहे हैं, फिर जो ये कहना चाहते थे कि जी सदर मुमलिकत किसी किस्म की मुदाखलत करना चाहेंगे, और जिसके सिलसिले में आपने देखा है कि धमकियों का एक सिलसिला भी जारी हुआ और इसाक डार साहब को भी मुलाकात करने जाना पड़ा। हमारा ये मसला है ही नहीं, हमारा मसला तो सिर्फ ये है कि हमें जल्द अज जल्द फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। ठीक है, इसाक डार साहब की और सदर मुमलिकत की जो मुलाकात हुई उसके मुतालिक भी बहुत सारे लोगों को खुश फहमी है, खुश गुमानी है कि उसमें कुछ मामला ठीक हुए, कोई चीज़ें जो पीपल्स पार्टी और PTI और मुस्लिम लीग नून के दरमियान थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट भी कम हुआ और कुछ मामलात के ऊपर गुफ्तगू के दरवाजे भी खुले। मैं तो उस सिलसिले में सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया है कि अगर हमने मुज़ाकरात करने हैं
तो उसका एक ही हल है, वो हल ये है कि आप इलेक्शन की डेट दे दें। उन्होंने जो भी पैगाम पहुंचाना चाहा था सदर साहब के थ्रू, और जो जाहिर है सारी नेगोशिएशन को देख रहे हैं, तो उसका जवाब यही दिया गया था कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। क्या हुआ, आप कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकरीर और इलेक्शन की डेट के हवाले से? देखिए मेरी एक बात सुने, मेरा तो नहीं ख्याल कि ये लोग इतनी जल्दी और इतनी आसानी से इलेक्शन की डेट देंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि इस वक्त जो इनकी सूरत हाल है, अवाम का जिस तरह का इनके ऊपर अदम एतमाद है, पे दर पे ये लोग जो बाई इलेक्शन हार रहे हैं, लोकल बॉडी इलेक्शन की तरफ ये जा नहीं रहे। इस्लामाबाद के लोकल बॉडी इलेक्शन में हमने सुना है कि 66% सीट्स ऐसी हैं जहां पर इनको कैंडिडेट नहीं मिले, और हमारे कैंडिडेट जो है बिला मुकाबला इंशाअल्लाह ताला वहां से मुंतखब हो जाएंगे। तो आपको पता है कि इतनी आसानी से तो इन चीज़ों पे मानेंगे नहीं। और दूसरा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला है, वो आपको पता है कि इनके साथ बैठने से ज्यादा सुप्रीम जुडिशल कमीशन में उसने जाना है, तो वो तब हल होगा। ये सारी चीजें देखी जाएंगी और इन सारी चीजों पर तब बात होगी जब पहले ये इलेक्शन की डेट देंगे, क्योंकि हमें ये लगता है कि हर दफा ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहते हैं। और वैसे मैं उस वक्त जो बात कर रही थी, हम किसी भी चीज का, हम दो लड़ाइयों के अंदर किसी भी फरीक का हिस्सा नहीं बनना चाहते। यहाँ पर आप जो कौन सी दो लड़ाइयाँ, कौन से फरीक? मैं वही बताने लगी हूँ कि एक तरफ से आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से तस्नीम हैदर साहब की वीडियो आ जाती है, और दूसरी तरफ से अहमद नूरानी साहब जो है FBI के कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाते हैं। तो ये जो तानियाती के ऊपर दो फरीकों के अंदर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं ना, तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम देखेंगे हमारी जो पॉलिसी है, लेकिन वो वेट एंड वॉच की। जी ठीक है, ठीक है। ये धरना इसी सिलसिले की कड़ी है कि आप वहां बैठ के नजर रखेंगे तेल और तेल की धार के ऊपर? मेरा तो जाती ख्याल ये है कि इस धरने से पहले ही और इस सारी 26 से पहले ही आज या कल में ही आर्मी चीफ की तकरीरी का अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसी चीज रेलेवेंट रह जाएगी किसी भी फरीक के लिए। अच्छा, आप जो बैकडोर आपके मुज़ाकरात हो रहे हैं वो कुछ बताएंगी कि किस लेवल पे हो रहे हैं, किस सतह पे हो रहे हैं, कौन कौन कर रहा है? हमारी तरफ से तो नॉमिनेटेड सदर मुमलिकत हैं और वही सारा कुछ देख रहे हैं। और उनकी तरफ से नहीं, वो तो खुद कर रहे हैं ना। सदर तो आपकी तरफ से हो गए ना, सदर मुमलिकत। अच्छा। तो वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से कौन लोग हैं जो इस बैकडोर डिप्लोमेसी में? अब तो ये बैकडोर रही नहीं, सबके सामने ही आ गई है। देखें जी, मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम लीग नून इसमें इतना बड़ा फरीक है, इसमें तो फैसला साज ही फरीक है, वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। नून लीग वाले का तो आपको पता ही है कि उनके हाथ में कितने इख्तियारात हैं, और वो जो है हमारे वजीर आजम साहब को तो माशाल्लाह 5 दफा लंदन जाना पड़ता है अपने छोटे छोटे फैसले करने के लिए भी, और वो ठीक है। फिर आलिया साहिबा, फिर तो आपकी बात से ये हाथों में इनकी डोरी है वही फैसला करेंगे ना। ठीक है, तो जिनके हाथ में डोरी है आप उनसे बात कर रहे हैं, तो फिर जमहूरियत कहाँ खड़ी है और ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये कहाँ खड़ा है? अगर उन्होंने भी बात आपसे नहीं करनी थी, मरियम साहिबा ने कहा कि मैं इमरान खान से नहीं करूंगी, मैं ऊपर लोगों से करूंगी, आप भी ये कह रहे हैं कि आप तो पपेट है, हम ऊपर वालों से करेंगे, तो फिर जमहूरियत कहाँ खड़ी है और फिर आपका स्टांस कहाँ खड़ा है जमहूरियत के लिए? जी, मैं बिल्कुल यही बताना चाहती हूँ। यहाँ पर जब ये लोग आए थे, किसी की बैसाखियों के ऊपर आए थे, अवाम के भरोसे पर नहीं आए थे, तो इसको आप जमहूरियत बिल्कुल नहीं कह सकते। कहीं डिग्गी में बैठकर डील करने जाते रहे थे और कहीं कमर दर्द का बहाना बनाकर पिछली सीट पर जाकर अपने करप्शन के केसेस और NRO 2 से छुटकारा लेने के लिए मिलते तरले हो रही थी। हमारा जो स्टैंड है वो 22 करोड़ अवाम का स्टैंड है, और 22 करोड़ अवाम का स्टैंड ये है कि एक ऐसी मुंतखब हुकूमत आए और एक ऐसा अवामी लीडर आए जो सिर्फ अवाम की बात करे, जो जमहूर की बात करे, जिसे अपने करप्शन के केसेस ना छुड़वाने। मैं वो आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा सवाल फिर यही तो है कि अगर आप जिनके बकौल इमरान खान के जिनके खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं, अगर आपने उन्हीं से रिलीफ मांगना है, तो फिर इतना बड़ा तजाद और फिर ये सारा डेमोक्रेटिक सिस्टम और इनकलाब, नया पाकिस्तान, ये सब क्या ड्रामा है? इरशाद साहब, मुझे ये लगता है कि शायद हमें अपनी बातें समझाने में कुछ खास मसले मसाइल पेश आते हैं। पहली चीज ये है कि वाहिद पार्टी है
जो जमूर की पार्टी है और वाहिद पार्टी है जो 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदा है, जिस पे 22 करोड़ अवाम का ट्रस्ट है, और उनके वोट से जब एक हुकूमत मुंतखब होकर आएगी तो जाहिर है उसी का नाम जमहूरियत होगा, क्योंकि वो जमूर से होगी। और दूसरी बात जो आप ही कर रहे हैं कि जी हम जिनके खिलाफ, हम कोई इंडिया की फौज के खिलाफ नहीं है, या ये कोई इंडिया की फौज नहीं है, और ना हम कोई फौज के खिलाफ हैं। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि वो काली भेड़े जिन्होंने आजम सवाती साहब को बेलिबास किया, डॉक्टर गिल साहब को बेलिबास किया, आजम सवाती साहब की पर्सनल वीडियोस को उनकी फैमिली से शेयर किया, जिन्होंने खान साहब के कातिलाना हमले की साजिश बुनी, हम चाहते हैं कि उनको इदारे से अलग किया जाए, क्योंकि ये बात इदारे की तौहीन है। तो इसके पूरे इदारे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा उनसे इतना ही ताल्लुक है जैसे एक वजीर आजम के मातहत, वजीर दिफा के मातहत एक मातहत इदारा होता है, और उसे कैसे लेकर चलना है वो हमने कर। ठीक है आलिया साहब, जहाँ तक आपने जैसे बात की, मैं भी ये नहीं कह रहा कि आपको पाक फौज के खिलाफ कोई है। 22 करोड़ का आवाम जो है वो हमारे इन मुहाफिजों के साथ खड़ी है, और जाहिर है जो इनके खिलाफ जाएगा वो पूरी कौम से के मुखालिफ चला जाएगा। आप जिन लोगों का आप कह रहे हैं, मैं भी उन लोगों को कह रहा हूँ कि आज आप उन्हीं से तो रिलीफ मांग रहे हैं। लेकिन चलें हम आगे चलते हैं, इस बात से भी आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये बताइएगा कि जो आपका पड़ाव है, जो अब नई स्ट्रेटजी जो आई है खान साहब की, उस पड़ाव में खान साहब मुसलसल वहीं बैठेंगे आप लोगों के साथ, या वो आएंगे वीडियो लिंक पे खिताब शिताब करके चले जाएंगे? और जो आप लोगों की तैयारी है वो असल टारगेट पिंडी है या फैज़ाबाद है? इरशाद साहब, एक बड़ी प्यारी सी बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं जो आपकी पहली वाली बात से रिलेटेड होगी। क्या आपने ये नहीं देखा है कि वाहिद वजीर आजम है जिससे ताकतवर लोग खुद से आकर जो है मुलाकातें कर रहे हैं, और खुद से आकर ये कह रहे हैं कि जी आप इन चीजों के ऊपर मान जाए, जबकि वो कह रहे हैं नहीं मैं वही काम करूंगा जो 22 करोड़ अवाम कहेंगे, और मैं पहली दफा बंद कमरों की मुलाकातें नहीं करूंगा। मैं 22 करोड़ अवाम का यही फैसला है कि हमने इंतखाबात में जाना है, और मैं जब भी आऊंगा अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी से और अपने अवाम की ताकत से आऊंगा। यही फर्क है पहले वालों में और मेरे लिए। अब आपकी बात पर आ जाए, ये तो खान साहब ने सरप्राइज देना है, उन्होंने धरना देना है, उन्होंने वहां बैठना है, उन्होंने जलसा करना है, हमने वहां से उठना है, कितने दिन रहना है, यही तो खान साहब का सरप्राइज था। और यही बात वो जब पहले कहते थे कि राना सनाउल्लाह तुम अपनी तैयारी करो और मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा, और वही आपने देखा है कि ये यहाँ पर पहले दिन से कंटेनरिस्तान बनाने वाले, यहाँ पर सिंध पुलिस को बुलाने वाले, रेंजर्स तैनात करने वाले, खान साहब ने इनको बता दिया कि 22 दिन से वो इंतजार में बैठे हैं, और अब हमने ये सुना है कि शायद कोई 51 करोड़ का खाना इन्होंने उनको खिला दिया है। तो ये सरप्राइज का इंतजार करें। खान साहब ने इनको थका कर, इनको रुला कर, वो कहते थे ना मैं इनको रुलाऊंगा, तो ये आप सही मानों में ये सारा कुछ देख रहे हैं कि वो जो कहते थे हकीम सनाउल्लाह, तो हकीम सनाउल्लाह शायद इसी टेंशन में कार्डियोलॉजिस्ट के पास भी उन्हें जाना पड़ता। अल्लाह ताला सबको सेहत दे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और मेरा ख्याल है कि हमारी तो सबके लिए ये चाहिए, लेकिन ये कि जो खान साहब की स्ट्रेटजी है जो आलिया साहिबा ने भी कही है, सर अब तो 26 नवंबर को धरने की इजाजत में मिल गई ना इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से। उसमें बहुत सारी कंडीशन है, 35 कंडीशंस लगाई गई हैं कि आपने इन 35 कंडीशंस का ख्याल रखना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब ने जो ये अभी फैज़ाबाद वाली बात की है ना, इसमें भी इनके अंदर कहीं टर्निंग पॉइंट आएगा प्लानिंग में, क्योंकि जितना मैंने इस हायरार्की को पीटीआई की समझा है वो ये है कि ये खान साहब के दिमाग में क्या होता है, वो किसी से भी जो है वो शेयर नहीं करते। मैं ख्याल है आलिया साहिबा से क्रियादा कर लें। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया, कीमती वक्त दिया, और मैं वही बात करी थी कि अब देखो अब क्या बनता है और किस तरह जाकर के किस रुख मुड़ती है ये सारी सियासत, ये जो लॉन्ग मार्च वाली है। इमरान खान साहब ना हो या वो नवाज शरीफ हो या वो आसिफ अली जरदारी हो, हमारी बदकिस्मती है कि जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है ना, ये शख्सियात के गिर्द इतना मजबूत है कि अगर उन्हें माइनस कर दें तो फिर कुछ नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। इमरान खान साहब क्या प्लान करते हैं, क्या होता है, वो अपनी सीनियर क़यादत से भी शेयर नहीं करते हैं। अच्छा, मैं दिलचस्प बात बताऊं, हमारी इमरान खान साहब से भी मुलाकात हुई कुछ दिन पहले,
तो हमने एक सवाल किया कि आपकी पूरी क़यादत जो है वो तो कंप्रोमाइज है, तो उस पर उन्होंने तरदीद नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, नहीं तो अंदर से पता होता तो है इंसान उन्होंने को। कहा कि मैंने अपनी पूरी लीडरशिप को बुलाया और बुला के कहा कि जी अगर इमरान खान को माइनस कर दें तो आप में से कौन ऐसा है जो पीटीआई को संभाल सकता है? वो कोई भी नहीं है। हाँ, नहीं सर, इंसान की अपनी भी एक वाइब होती है जिसकी वजह से सारा मतलब होता है ना, लीडरशिप क्वालिटीज होती है। शाह महमूद कुरैशी साहब की तो अपनी बेटी जो है वो हार गई, उस वक्त हारी जब इमरान खान पाकिस्तान में स्वीप कर रहे थे। अब इसमें एक बड़ी बारीक बात है कि लोग कहते हैं कि जी वहाँ पीपल्स पार्टी बड़ी, उसने ये किया। पीपल्स पार्टी तो पहले भी थी, पीपल्स पार्टी मुल्तान में कोई अब की है। असल बात ये थी, दो चीज़ें थी। एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब को भी एक मैसेज चला गया कि आपकी मकबूलियत कितनी है, अगर आपके कहीं ख्वाब ये मौजूद है कि माइनस इमरान खान मैं चेयरमैन हो सकता हूँ, तो आप तो अपनी बेटी को भी नहीं जितवा सकते। मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि विदन पार्टी शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ उस तरह सपोर्ट नहीं की गई जिस तरह करनी चाहिए थी, क्योंकि उन्हें एक मैसेज देना था कि आपकी ये हैसियत है सर, लेकिन ये आपकी जनाब अली। आप ये भी तो देखें ना, उसके मुकाबले में वर्सेस अली मूसा गिलानी खड़े थे, उन्होंने वहाँ पहले भी की हुई है, उनकी है नहीं, वो मैं कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी पाँव जो है वहाँ जमे हुए हैं। देखें मैं आपको बताऊँ, पाँव उनके जमे हुए, लेकिन जो पीटीआई की मकबूलियत है वो इतनी ज्यादा है कि वहां पे वो चाहते तो स्वीप हो सकता था। हाँ, सब खुद चले जाते, जाके एक दफा गए तो ये कोई इतना बड़ा काम। लेकिन मैं ये समझता हूँ दूध का दूध पानी का पानी हुआ है। शाह महमूद कुरैशी साहब को ये बताना था कि अगर आप ऐसा कोई ख्वाब देख रहे हैं तो ये असल पोजीशन है कि तुसी घर दी सीट नहीं जीत सकते। सर, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, कहीं में मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। तो नाजरीन, आपको बताएं कि आज जो है ना आलमी दिन मनाया जा रहा है किसका? टीवी का। और टीवी का कितना किरदार है हमारी आम जिंदगी में और क्या अहमियत है, इसके ऊपर मैं राना साहब से जानना चाहूँगी। सर, हमारे ज़माने में तो जो टीवी था ना, तो वो टीवी था, अब टीवी नहीं है, बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका हुआ है। अच्छा, तुमने जैसा कहा ना हमारे ज़माने में टीवी क्यों था, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत कुछ 4, 5, 6 दहाइयाँ। सर देखिए मेरी बात सुनो, मैंने कम से कम एसटीएन और एनटीएम वाला जमाना तो देखा ही हुआ है, वो तो देखा हुआ है मैंने। जब पाकिस्तान में टीवी आया तो जाहिर है एक बहुत बड़ा इनकलाब था। और मैं चूँकि सहाफ़ी हूँ तो हम प्रिंट मीडिया के लोग जो हैं, हमारी बड़ी बादशाही थी। हाँ जी। लेकिन जब टीवी आया और उसके बाद मुख्तलिफ चैनल्स आए, तो ये जो खबर थी जो हम सुबह लेके रात तक छुपाए रखते थे ना, फिर हम उसे रात को देते थे ताकि सुबह आ सके, वो सारा निज़ाम ही बदल गया। और वो तो अब बात मिनटों में के बजाय सेकंडों में चली गई। लेकिन इसका इम्पैक्ट किसी दौर में जब अमृतसर टीवी आता था तो मुझे अच्छी तरह याद है कि पूरे घर वाले एक जगह बैठ जाते थे और बैठने के बाद बड़ा एहतमाम होता था वो उसको देखने के लिए। ठीक है, उस दौर के जो ड्रामे थे पूरी फैमिली जो थी वो बैठती थी। लेकिन अब तो चूंकि वेरिएशन इतनी आ गई, वैरायटी इतनी आ गई। लेकिन ये कि उस वक्त तो ये होता था कि हम मिल बैठकर इकट्ठे बैठ भी जाते थे, एक दूसरे से गुफ्तगू भी हो जाती थी, तो चेहरे भी देखे जा सकते थे। अब जिस तरह जिंदगी के साथ साथ टेक्नोलॉजी बढ़ी है, आपको लगता नहीं है कि सूरियां दे दी हैं आप अपने उसमें? तो मैंने आपको कहा है ना, टीवी एक बॉम्ब ब्लास्ट है। मैं आपको बताऊं, जो हमारे मुख्तलिफ सेलुलर कंपनीज हैं उनके स्लोगन्स होते हैं, बात करें, ये करें। मैं ये समझता हूँ कि इस सारी इनकलाब ने क्या किया कि हमें अपनों से दूर कर दिया। बहुत ठीक है, हर घर में जाएं या तो अपने अपने कमरों में बैठे होंगे या फिर ये है कि वो 5 बंदे तो 5 के 5 इसके ऊपर है। अब टीवी की स्क्रीन इसके ऊपर आ गई है। और आखिरी जाते हुए मैं बस ये 2 जुमले शेयर करना चाह रहा हूँ तारिक टैडी साहब के इंतकाल के ऊपर। मैं समझता हूँ कि तारिक टैडी ऐसी मशीन था, मैंने तो चूंकि उन्हें बहुत देखा है, जिस तरह वो बोलते थे, जिस तरह और नहीं इतना फिल बदी और इतनी मुसलसल जुगते मारना बहुत मुश्किल काम था। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और तारिक टैडी का नाम पाकिस्तान के स्टेज में हमेशा जिंदा रहेगा। आमीन। यहाँ ये वक्त हुआ है हमारे वक्त का। हमारे प्रोड्यूसर जो है ना इतना भगाते हैं ना, हमें समझ भी नहीं आती है। ये हमारा मिड डे शो था, यानी कि 1 बजे की जो डेवलपमेंट थी और आगे आने वाली कौन कौन सी डेवलपमेंट थी उसके बारे में हमने आपको तज्ज़िया और तबसरों से आगाह किया। कल इंशाल्लाह इसी वक्त मिलेंगे और हमारे साथ रहिएगा, दुआओं में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।